इस डेडली कहानी की शुरुआत होती है एक बूढ़े आदमी को दिखाते हुए जो कि मेट्रो स्टेशन के अंदर जा रहा था। उस बूढ़े आदमी के पास तो एक ब्रीफ केस होता है जिससे कि वो सभी से छुपाते हुए जा रहा था, लेकिन तभी उस बूढ़े आदमी के सामने कोई अजीब सी परछाई आ गई। बूढ़ा आदमी समझ गया कि आखिर ये कौन है, इसीलिए वो अपनी जान बचाकर वहां से भागने लगा। वो तो किसी क्रिएचर जैसा दिख रहा था जिसके नुकीले नाखून होते हैं। उसने तुरंत ही उस बूढ़े आदमी को पकड़ा और जान से मारने लगा, लेकिन जिस रास्ते पर वो लोग होते हैं वहां पर एक टैक्सी ड्राइवर आ गया जिससे कि वो क्रिएचर टकरा जाता है। क्रिएचर इतना ज्यादा ताकतवर था कि वो टैक्सी पूरी तरीके से तहस नहस हो गई। अंदर मौजूद वो टैक्सी ड्राइवर भी मारा जाता है। खतरनाक क्रिएचर ने तो उस बूढ़े आदमी का चेहरा ही खराब कर दिया था और उसे मारकर गायब हो जाता है। थोड़ी देर में डिटेक्टिव बेन और क्लास्की नाम के दो ऑफिसर आते हैं जो इस पूरे केस की इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे। बेन ने तो अपने जूनियर क्लास्की को बताया कि हमने सारी इन्वेस्टिगेशन कर ली है, ये किसी खतरनाक जानवर का हो सकता है जिसने कि उस बूढ़े आदमी का चेहरा ही खा लिया था। अगर ये किसी नॉर्मल क्रिमिनल का होता तो वो सिर्फ उसे जान से मारता, ना कि उसके पूरे बॉडी की चमड़ी को निकाल लेता। उस बूढ़े आदमी के ब्रीफ केस को चेक करने के बाद उसके अंदर कुछ पाउडर्स मिले थे। इन पाउडर्स की इन्वेस्टिगेशन के लिए वो अपनी लेबोरेटरी में भेज दिए होते हैं और अब रिपोर्ट निकलने के बाद ही कुछ पता चल पाएगा। लेकिन तब तक के लिए बेन और क्लास्की को इस पूरे केस के ऊपर निगरानी रखनी होगी जब तक कोई नए क्लूज नहीं मिल जाते। वहीं अब हमें दूसरी तरफ रेमी नाम की एक लेडी दिखाई जाती है जो बच्चों को इंसेक्ट के बारे में पढ़ाया करती थी। रेमी को तो अलग अलग इंसेक्ट और एंशिएंट चीजों के बारे में जानने की बहुत इच्छा होती थी। उसने काफी जानकारी भी इकट्ठा करके रखी होती है जो वो स्टूडेंट से हमेशा शेयर करती। अब रेमी जब अपने घर पर जाती है तो जेसन नाम का एक बहुत ही मोटा आदमी उसे परेशान कर रहा था। एक समय रेमी जब अकेले हुआ करती थी तो उसने जेसन को रैंडमली डेट के लिए पूछ लिया था। हालांकि उससे दूर हटने के बावजूद भी जेसन रेमी का पीछा छोड़ता ही नहीं। रेमी ने यहाँ वापस बोल दिया था कि मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती, इसीलिए तुम यहाँ से चले जाओ। जेसन बहुत गुस्से वाला था। उसने जाते जाते दरवाजे को तोड़ दिया और अपना गुस्सा जाहिर कर रहा था कि वो उसे पाने के लिए कुछ भी कर सकता है। रेमी का तो दिमाग इससे बहुत खराब होने लगा। लेकिन यहाँ रेमी की एक आदत थी कि जब भी उसे कोई परेशान करता या फिर वो डिप्रेशन में होती तो वो अपने कैमरे से खुद की फोटो खींचकर उसके नीचे उस आदमी का नाम लिख देती जिसकी वजह से वो परेशान हो रही है। इस वक्त जेसन ने उसे परेशान किया था तो रेमी अपनी फोटो के नीचे जेसन का नाम लिखकर खुद के घर में ही चिपका देती है। रेमी सिंगल थी, इसीलिए वो एक अच्छे पार्टनर को ढूंढने की तलाश में होती है। इसीलिए वो अपने लिए एक अच्छा पार्टनर ढूंढ रही थी जो उसकी पूरी लाइफ भर साथ निभाए। इसीलिए अब रेमी ने फिलिप्स नाम के एक आदमी के साथ डेट फिक्स की होती है जो एक रेस्टोरेंट में मिलकर डिनर करेंगे। लेकिन रेमी जब रेस्टोरेंट की तरफ जा रही होती है तभी उसे वो खतरनाक आकृति वाला क्रिएचर दिखाई दिया। वो क्रिएचर बहुत ही डरावना लग रहा होता है, लेकिन कुछ रीजन की वजह से रेमी उससे डरती नहीं। रेमी वहां से सीधा दूसरी तरफ चली जाती है रेस्टोरेंट की तरफ और यहाँ पर हमें जेसन की डेड बॉडी दिखाई गई जिसे कि उस खतरनाक क्रिएचर ने ही मारा था। जेसन की तो हालत उसी बूढ़े आदमी की तरह हो गई थी जो कहानी की शुरुआत में मारा गया था। जेसन को पता नहीं क्यों उसी खतरनाक क्रिएचर ने मार दिया। रेमी तो यहाँ रेस्टोरेंट के अंदर खाना खाती है और फिलिप से ढेर सारी बातें करती है, लेकिन रेमी को ये महसूस होने लगा कि फिलिप उसके साथ सिर्फ फिजिकल रिलेशनशिप बनाने के लिए उसके साथ है। वो उसके बाद रेमी को छोड़ देगा और चला जाएगा। इस वजह से रेमी नाराज हो गई और फिलिप को उसी रेस्टोरेंट में छोड़कर जाने लगी। आगे पहुंचते ही हमें पता चला कि उसी खतरनाक क्रिएचर ने फिलिप्स को भी जान से मार दिया है। फिलिप्स की डेड बॉडी भी उसी कचड़े के डिब्बे में पड़ी मिली थी। अब यहाँ लगातार आगे बढ़ने पर रेमी को कोई दिखाई देता है। उसे लगा कि ये फिलिप्स ही होगा, लेकिन वो डिटेक्टिव क्लास्की होते हैं जो इस पूरे केस के ऊपर इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे। उन्हें रेमी से कुछ पूछताछ करनी थी। डिटेक्टिव क्लास्की को रेमी से कुछ पूछताछ करनी थी, इसीलिए वो उसके साथ घर पर आ जाते हैं। डिटेक्टिव बेन तो रेमी से बहुत सारी बातें पूछता है कि ये सारे जो कत्ल हुए हैं वो कौन कर रहा है, क्योंकि बेन को पता चला था कि जो बूढ़ा आदमी मरा है वो रेमी के जान पहचान का था और रेमी उसे बिल्कुल पसंद नहीं करती थी। उस बूढ़े आदमी के बारे में कुछ पूछने के बाद रेमी कहती है कि वो एक ड्रग डीलर था जो अलग अलग इंसेक्ट की प्रजातियों से ड्रग्स बनाता और उन्हें ब्लैक मार्केट में बेचा करता था। वो बोलती है कि अच्छा हुआ कि वो बूढ़ा आदमी मारा गया। यहाँ बेन को शक होने लगा कि कहीं न कहीं रेमी इन सारी कत्ल के पीछे है और उसी ने ही बूढ़े आदमी को मारा था, पर बेन के पास कोई सबूत नहीं होते, इसीलिए उसे वहां से जाना पड़ता है। बेन जैसे ही उसके घर के आगे गया तभी अचानक ऊपर से कुछ गिरता है।
ये किसी और की नहीं बल्कि जेसन की डेड बॉडी थी। उसकी हालत बहुत खराब हो चुकी होती है। रेमी के घर के पास ये डेड बॉडी देखने के बाद अब बेन रेमी को लेकर पुलिस स्टेशन कुछ पूछने के लिए चला गया था। वो कहता है कि हमें जेसन और फिलिप्स दोनों की डेड बॉडीज तुम्हारे घर के पास से मिली हैं, तो इसमें जरूर अब रेमी का ही हाथ हो सकता है जिसने कि इन्हें खत्म किया होगा। बट रेमी कहती है कि मुझे इन चीजों के बारे में बिल्कुल नहीं पता। बेन भी नहीं कुछ कर सकता क्योंकि उसके पास कोई सबूत नहीं होता और उसे रेमी को छोड़ना पड़ता है। रेमी घर आकर अब काफी परेशान लग रही थी और वह फिर से अपनी फोटो क्लिक करती है। इस बार उसने फोटो के नीचे डिटेक्टिव क्लास्की का नाम लिख दिया था और अपने डोर के ऊपर जाकर चिपका देती है। यहाँ अगले दिन हमें वो सारे ऑफिसर्स को दिखाया जाता है जो इस केस पर इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे। बाकी सारे ऑफिसर्स यही कह रहे थे कि रेमी इन मर्डर्स के पीछे है, बट अब जाकर बेन को ये नहीं लगता कि रेमी ने ये सारी चीजें की हैं, क्योंकि जब बेन उसके घर से जा रहा था तो रेमी ने उसे इंसेक्ट वाली एक किताब दी होती है और इसी के अंदर कई सारी ऐसी चीजें लिखी गई थी जिससे कि अब बेन को अंदाजा होने लगा था कि ये काम किसी इंसान का नहीं बल्कि क्रिएचर का था। ये क्रिएचर इंसेक्ट से ही डेवलप होकर इतना बड़ा बन चुका है। वहीं दूसरी तरफ हमें रेमी को दिखाया गया जिसके सारे स्टूडेंट्स तो चले गए होते हैं, लेकिन सैम नाम के एक बच्चे के पेरेंट्स उसे लेने नहीं आए होते। सैम ने कहा कि मेरे पेरेंट्स शायद 1 घंटे बाद आएंगे। इसी वजह से अब रेमी सैम के साथ ही रुककर उसके पेरेंट्स का वेट करने लगी। अब यहाँ पर बेन कुछ पता करने के लिए रेमी के घर पर चला जाता है। वो जैसे ही इंटर हो रहा था तभी वो दरवाजे के ऊपर उसकी कई सारी फोटोज देखता है जिनके ऊपर रेमी थी और अलग अलग लोगों का नाम लिखा हुआ था। बेन ये देखकर चौंक गया क्योंकि वहाँ सभी मरने वालों के नाम थे और एक फोटो पर उसका भी नाम लिखा हुआ था। बेन एकदम चौंक जाता है और अपनी फोटो को लेकर वहाँ से जाने लगता है, लेकिन थोड़ी ही देर के अंदर उसकी मुलाकात कुछ ऑफिसर से होती है जो डिफेंस फोर्स के लिए काम करते थे। वो बता रहे होते हैं कि ये केस हमें हैंड ओवर कर दिया गया है, इसीलिए आज के बाद तुम इस पे इन्वेस्टिगेशन नहीं करोगे। बेन ने तो कहा कि हम मिलकर काम कर सकते हैं, बट ये सारी चीजें उन्होंने मना कर दी थी। अब यहाँ रेमी को बहुत लेट हो गया था, इसीलिए वो खुद सैम को उसके घर पर छोड़ने के लिए जाती है, लेकिन बाद में पता चला कि सामने के डोरवे पर बहुत सारी कुर्सियां रखी गई हैं, जिससे कि पूरा रास्ता ही ब्लॉक हो गया था। ये काम किसी और का नहीं बल्कि उसी खतरनाक क्रिएचर का था जो पता नहीं क्यों किसी रीजन से रेमी के पीछे पड़ा होता है। रेमी तो वहाँ पर मौजूद हेल्पर्स को आवाज लगाती है ताकि ये रास्ता क्लियर किया जाए। वहाँ हेल्पर तो नहीं लेकिन स्कूल के प्रिंसिपल आ चुके थे जो कि उस पूरे डोरवे को क्लियर करने की कोशिश करते हैं, पर अचानक प्रिंसिपल के ठीक पीछे वही क्रिएचर आ गया जिसने कि उन्हें बहुत बुरी तरीके से मार दिया होता है। रेमी जैसे ही ये देखती है तो वो सैम को लेकर एक सेफ जगह पर भागने लगी क्योंकि वो क्रिएचर जरूर पीछा करते हुए उनके पास आ जाएगा। रेमी और सैम जब एक दूसरे रूम में आते हैं तो वहाँ पर माइक नाम का एक स्टूडेंट मौजूद था। वो भी सैम की तरह अपने पेरेंट्स का वेट कर रहा होता है। रेमी ने सैम और माइक दोनों को ही एक रूम के अंदर बंद किया जिसके अंदर वो क्रिएचर नहीं आ सकता था, पर यहाँ रेमी को कुछ गलत लग रहा होता है। वो तो चेक करने लगी कि कहीं वो इंसेक्ट वाला क्रिएचर ऊपर की तरफ तो नहीं है, इसीलिए वो खिड़की के बाहर कैमरा डाल के फोटोज क्लिक करने की कोशिश करती है, बट थोड़ी देर में ही वहाँ सच में वो क्रिएचर आ चुका था। हालांकि क्रिएचर ने रेमी के ऊपर हमला नहीं किया और उसके कैमरे को नुकसान नहीं पहुंचाया। रेमी उसी वक्त समझ गई और फोटोज क्लिक कर लेती है जिसमें शायद उस खतरनाक क्रिएचर की फोटो क्लिक हो चुकी थी। अब तो रेमी उस कैमरे के साथ सैम और माइक को लेते हुए बेसमेंट की तरफ आ चुकी थी। यहाँ पर रेमी उन दोनों स्टूडेंट्स को एक खतरनाक क्रिएचर और एक स्पेकुलर डिसीज के बारे में बताती है। ये एक ऐसा डिसीज था जिसने कई सारे एक्सपेरिमेंटल इंसेक्ट को हाइब्रिड में कन्वर्ट कर दिया होता है, जिससे कि एक ऐसा क्रिएचर बना जो इंसानों से भी ज्यादा ताकतवर, और एबिलिटी ये थी कि वो हर कंडीशन में सरवाइव कर सकता था। रेमी इस क्रिएचर के बारे में पहले से जानती थी, लेकिन वो आज जाकर सभी को बता रही है, और ये वही क्रिएचर है जो उनके ऊपर हमला करने की कोशिश कर रहा है। वहाँ पर तो एक बड़ा सा ब्रीफ केस भी रखा हुआ था जिसे वही बूढ़ा आदमी शुरुआत में लेकर भाग रहा होता है। उस खतरनाक क्रिएचर ने ही इस ब्रीफ केस को यहाँ ला कर रखा था, और तब जाकर हमें पता चला कि ये पूरा स्कूल उस क्रिएचर का अड्डा है जहाँ पर वो अपने बच्चे पैदा करता था, और यही रीजन की वजह से वो इन सभी पर हमला कर रहा था क्योंकि उसे लगने लगा होता है कि ये उनके बच्चों के लिए खतरा है। माइक बहुत ही ज्यादा एक्साइटमेंट में उस ब्रीफ केस को ओपन करता है नाम पढ़ते हुए, लेकिन जब रेमी को पता चला तो वो उसे रोकती है। माइक रुक गया था, लेकिन अब उस ब्रीफ केस का एक हिस्सा खुल गया होता है। ब्रीफ केस के अंदर कई सारे अजीब तरीके के पाउडर्स रखे गए थे जो हवा के कांटेक्ट में आने पर अब मूव होने लग जाते हैं। अब हमें पता चला कि उन सारे पाउडर्स के अंदर से खतरनाक क्रिएचर के छोटे छोटे बच्चे निकलने लगे, यानी कि ये उस क्रिएचर के अंडे थे जो अब एक मैच्योरिटी लेवल तक आने के बाद जिंदा हो रहे हैं।
उन सभी छोटे छोटे क्रिएचर्स की बॉडी किसी कॉकरोच जैसी लग रही थी, क्योंकि वो कॉकरोच से ही इवॉल्व किए गए हैं। चारों तरफ वो छोटे बच्चे फैल गए जिसे कि माइक, रेमी और सैम मिलकर मार रहे होते हैं अपनी प्रोटेक्शन के लिए। कईयों को उन्होंने खत्म कर दिया था, बट कई आजाद हो जाते हैं, यानी कि वो कुछ ही महीनों के अंदर बहुत बड़े बड़े क्रिएचर्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। अब रेमी माइक और सैम को समझाती है कि हमें यहाँ से बाहर निकलने के लिए ऊपर की तरफ जाना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम नीचे वाले रास्ते से जाएंगे तो बड़ा क्रिएचर हम पर हमला करके मार सकता था। हमें बहुत ज्यादा सावधान रहना पड़ेगा। बट माइक तो यहाँ पर बहुत जोश में आ चुका था। उसने रेमी से कहा कि हम इन क्रिएचर्स को खत्म करके यहाँ से आसानी से बाहर निकल सकते हैं। पर माइक को क्या पता कि इन क्रिएचर्स की बॉडी बहुत ही ज्यादा पॉइजनस है। अगर जरा सा भी टच हुआ तो वो पूरा जहर इनकी बॉडी में फैलकर इनकी जान ले लेगा। रेमी को खतरे का अंदाजा था, इसीलिए वो माइक और सैम को गाइड करते हुए ऊपर की तरफ जाने लगी। वो इन सारी क्रिएचर्स की एक कमजोरी बताती है कि ये सब कॉकरोच की स्पीसीज से बिलोंग करते हैं, इसीलिए इन्हें लाइट से बहुत ही ज्यादा नफरत होती थी। अगर वो तीनों टॉप पर पहुंचकर किसी से मदद मांगने में कामयाब हो जाएं तो शायद बचा जा सकता है। यही रीजन था कि रेमी माइक और सैम को लेकर ऊपर की तरफ जाने लगी और हर एक स्टेप पर वो कैमरे की मदद से चेक कर रही थी कि यहाँ पहले से वो क्रिएचर मौजूद है कि नहीं। रास्ता क्लियर होने पर ही वो आगे बढ़ रहे थे, पर कहते हैं कि सारी चीजें इतनी आसानी से तो नहीं होने वाली। वो कॉकरोच वाला क्रिएचर तो उनके पीछे ही था, जो उनके बॉडी के स्मेल को सेंस करते हुए लगातार पास आ रहा होता है। रेमी तो सैम और माइक के साथ ऊपर की तरफ पहुंच गई होती है, पर वो उनके साथ आगे नहीं बढ़ती, बल्कि कैमरास को लेकर उस क्रिएचर की फोटोज क्लिक करने लगती है। रेमी को लगा कि कैमरे में जो फ्लैश लाइट थी उसकी वजह से क्रिएचर उसके पास नहीं आएगा, पर पता चला कि रेमी का कैमरा खराब हो चुका है। फ्लैश लाइट नहीं निकलती और डरावने वाली बात कि वो क्रिएचर ठीक रेमी के सामने था। पर अचानक एक अजीब सी चीज देखने मिली। क्रिएचर रेमी के ऊपर जरा भी हमला नहीं करता, बल्कि वो तो रेमी के पास आकर उसे पिज्जा की एक स्लाइस देता है। ऐसा लग रहा था कि उस क्रिएचर के अंदर कोई इंसान मौजूद है जो रेमी से प्यार करता है। लेकिन तब तक डिटेक्टिव बेन वहां पर आ गया, जिसने गन की मदद से क्रिएचर के ऊपर फायर करना स्टार्ट किया। इतने सारे बुलेट्स फायर करने के बाद वो क्रिएचर बहुत घायल हो जाता है, जिससे कि अब बेन और रेमी को भागने का मौका मिल गया। रेमी और बेन तो प्रिंसिपल के रूम में ही फंस चुके थे और वहां से बाहर निकलने का रास्ता कोई भी नहीं दिख रहा होता। रेमी को पता था कि यहाँ उनकी जान को खतरा हो सकता है, इसीलिए टेलीफोन की मदद से वो जल्द से जल्द डिफेंस फोर्स वालों को सब कुछ बता देती है। बेन तो डर के मारे यही पूछने लगा कि आखिरकार ये क्रिएचर है क्या। तब जाकर रेमी उसे सब कुछ बताती है कि ये कॉकरोचेस और अलग अलग प्रजाति के जानवरों के डीएनए को मिलाकर बनाया गया है, जिससे कि आज ये इतना हाइब्रिड हो चुका है कि इंसानों की बराबरी कर सके। थोड़ी देर में पता चला कि वो क्रिएचर रेमी की बॉडी को सेंस करते हुए वहां तक पहुंच चुका है और उस कमरे में घुसने की कोशिश कर रहा है। रेमी ने तो यहाँ पर बेन को समझा दिया था कि ये क्रिएचर पता नहीं क्यों उसके ऊपर हमला नहीं कर रहा है, इसीलिए रेमी ने बताया कि मैं उसे गुमराह करूंगी और तब तक तुम दोनों बच्चों को लेकर यहाँ से बाहर निकल जाना। डिफेंस फोर्स वाले कभी भी मदद के लिए आते ही होंगे, जिससे मैं बच जाऊंगी। अब यहाँ बेन के अंदर सैम और माइक की जिम्मेदारी थी, इसीलिए वो जल्द से जल्द उन्हें बाहर लेकर चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ रेमी अपने बॉडी के फ्रेग्रेंस की वजह से उसे गुमराह कर रही थी। वो अपने कई सारे कपड़े निकाल कर अलग अलग जगह पर रख देती, जिससे कि वो क्रिएचर कंफ्यूज हो रहा था। बेन जब दोनों को बाहर लेकर आया तो वहाँ डिफेंस फोर्स वाले आ चुके थे। बेन उन डिफेंस फोर्स वालों को बताता है कि अंदर अभी भी रेमी फंसी हुई है, तो आप लोग जाकर प्लीज उसे बचा लीजिए। पर डिफेंस फोर्स वालों का साफ कहना था कि हमने कॉल किया था, बट वहां से रिप्लाई नहीं आया, तो इसका मतलब यही होता है कि रेमी मर चुकी होगी। हम सिर्फ क्रिएचर को पकड़ेंगे और उसे बंदी बना लेंगे। बेन को पता चल चुका था कि ये डिफेंस फोर्स वाले रेमी को नहीं बचाएंगे, इसीलिए अब उनकी गन लेकर सीधा बेन बिना परमिशन के अंदर चला जाता है। अंदर की तरफ तो वो बड़ा सा क्रिएचर अब रेमी के सामने था, जिसने कि इस बार रेमी पर हमला कर दिया होता है। रेमी बहुत ही ज्यादा घायल हो गई और क्रिएचर उसे पकड़कर कहीं और लेकर जाने लगा। बेन चारों तरफ ढूंढ रहा था रेमी को उसकी मदद के लिए, पर वो कहीं मिलती ही नहीं। थोड़ी देर बाद जब रेमी अपनी आंखें खोलती है तो उसके पैर का निचला हिस्सा एकदम अजीब तरीके की चीज से घिरा हुआ था। ये पूरा स्ट्रक्चर उसी खतरनाक क्रिएचर ने बनाया होता है, जो शायद अंडे देने की तैयारी कर रहा था। उसने रेमी के बॉडी में भी कुछ इंसर्ट किया होता है, जिसके बारे में रेमी को अंदाजा तो नहीं मिलता, पर वो वहां से जल्द निकल कर आ जाती है नीचे की तरफ। नीचे लकीली उसकी मुलाकात बेन से हो गई थी और बेन
और बेन रेमी को पकड़कर एक सेफ जगह पर लेकर जाने लगता है। पर अफसोस की बात यह थी कि उनके ऊपर फिर उस क्रिएचर ने हमला कर दिया। इस बार उस क्रिएचर ने रेमी को छोड़कर बेन पर अटैक किया होता है, जिससे कि बेन बच नहीं पा रहा था और बेचारे बेन की मौत हो जाती है। थोड़ी देर में जब पूरी डिफेंस फोर्स अंदर घुस रही थी तो रेमी को रेस्क्यू कर लिया गया, वहीं बेचारा बेन मर चुका होता है। अब रेमी जब अपनी आंखें खोलती है तो एक डॉक्टर उसका इलाज कर रहा था और बोलता है कि तुम्हारे बॉडी में कई सारे कुकून्स मौजूद थे जो कि शायद उसी क्रिएचर ने डाले होंगे। पर कोई डरने की बात नहीं, क्योंकि डॉक्टर ने उन सारे लार्वा और कुकून्स को निकाल दिया है, जिससे कि अब रेमी एकदम सही सलामत है। रेमी को अभी तक बेन के बारे में पता नहीं था। वो तो डायरेक्टली चलते हुए अपने घर की तरफ जाती है, जिसके अंदर उस क्रिएचर के कई सारे बच्चे निकले थे। रेमी यहाँ जब बॉक्स के थोड़ा सा पास में गई तो उसे वहाँ पर कुछ हिलता हुआ दिखाई दिया, जो कि ऑब्वियसली वो क्रिएचर था। पिछली बार जब उस क्रिएचर ने रेमी पर हमला किया था तो डिफेंस फोर्स जब अंदर घुसी इन्वेस्टिगेशन करने के लिए तो उन्हें वहाँ पर वो क्रिएचर तो नहीं मिलता, लेकिन उसकी आउटर वाली परत मिलती है। यानी कि वो क्रिएचर इवॉल्व हो चुका है और अपनी शेल से बाहर निकल गया है, जो शायद अब काफी खतरनाक हो जाएगा। यहाँ प्रेजेंट टाइम में जब रेमी अपने कमरे के अंदर उस क्रिएचर के पास जाती है तो वो और कोई नहीं बल्कि बेन था, लेकिन बेन तो मर चुका होता है। यानी उस क्रिएचर ने बेन के बॉडी पर कब्जा कर लिया और उसे कंट्रोल करने लगा। रेमी तुरंत ही ये समझ जाती है, क्योंकि पुलिस ऑफिसर्स का सुबह ही उसे कॉल आया था, जिन्होंने बेन की मौत के बारे में उन्हें बता दिया। वो क्रिएचर पता नहीं क्यों रेमी से कुछ बातें करना चाहता था, बट रेमी तो एक सीजर उठाती है और तुरंत ही उस क्रिएचर के गले पर ही वार कर देती है, जिससे उसके बॉडी का मेन पार्ट एकदम से ओपन हो जाता है और रेमी का ये किया गया वार उसके ऊपर लगने के कारण वो वहीं पर मर गया। उस क्रिएचर की तो वहीं पर बहुत बुरी तरीके से डेथ हो जाती है, लेकिन रेमी को ये खुद नहीं अंदाजा था कि उस क्रिएचर ने उसके बॉडी में जो छोड़ा था वो किसी टाइप के अंडे होते हैं, जो किसी मैच्योरिटी पीरियड के होने के बाद उसकी बॉडी में से बाहर निकलने लगेंगे। और कहा जाता था कि अंडे देते ही ये क्रिएचर्स अपनी जान दे देते किसी भी रीजन की वजह से। रेमी तो इन चीजों के बारे में बिना कुछ सोचे अपनी जिंदगी खुशी खुशी गुजार रही थी। और वहीं डिफेंस फोर्स वाले सिर्फ टाइम वेस्ट करते हैं उस क्रिएचर को ढूंढने का, क्योंकि उसकी डेड बॉडी एक्चुअल में रेमी के घर पर है और उसके द्वारा भेजे गए बच्चे रेमी के बॉडी में। ये राज तब तक राज रहेगा जब तक वो बड़े नहीं हो जाते और हमारी ये एडवेंचरस कहानी यहीं खत्म हो जाती है। सो व्यूअर्स, आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताना भूलना मत। और अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन 1% भी अच्छा लगा होगा ना, तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं इसी तरीके की मजेदार वीडियोस में, तब तक के लिए बाय बाय।